दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिए। पहले कहानी सुनिए, उसके बाद अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी है कड़वा सच। फ़ोन लगातार बजता जा रहा था। नंबर शशि का ही था। उफ, खाना भी ढंग से खाने नहीं देता ये तो। हेलो। फ़ोन उठाते ही मिश्री घुली आवाज़ कानों में पड़ी। ये हूँ क्या लगा रखी है, बात करो, मैं हूँ। मैंने एक लंबी हुंकार भरी। आलू के पराठे का बड़ा टुकड़ा अभी भी मेरे हलक में था। जल्दी जल्दी आधा अधूरा कौर चबाकर मैं जोर से झुंझलाई। उफ शशि, खाना भी ठीक से नहीं खाने देते। अच्छा बोलो, क्या तकलीफ हो गई तुम्हें? बैठे बैठे तुम्हारी याद आ गई, और क्या। वैसे आज बहुत जम रही हो। ये फ़ोन पर तस्वीर का आविष्कार शायद अभी तक नहीं हुआ है। मैंने हंसकर जवाब दिया। अच्छा बोलो, कितने लोग आ रहे हैं? यू आर सो इंटेलिजेंट डियर। तुम मेरे मन की बात कैसे जान लेती हो? बिल्कुल तुम्हारी तरह तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ, इसीलिए जानती हूँ कि तुम कब क्या बोल सकते हो। इसीलिए तो बेवक्त मुझे फ़ोन किया है। अब बताओ, कितने लोगों का खाना बनाना है? वैसे सच बताओ, तुम कैसे जान गए कि मैं तुम्हें किसी का खाना बनाने के लिए कहने वाला हूँ? भाई, इसी पर तो रिसर्च चल रहा है कि आखिर मुझे पता कैसे चल जाता है कि मैं तुम्हारे मन की बात कैसे जान लेती हूँ। छोड़ो ये सब, अब बताओ मेन्यू में क्या क्या चाहिए? पिछले 3 सालों से यही सब बातें होती रहती हैं। अच्छा, अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या खाने में बनाना है। वही बिरयानी, कोरमा और लच्छेदार पराठे। कहो तो मैं रास्ते से मार्केट से लेता हूँ। तुम परेशान मत हो, ऑफिस से निकलते हुए मैं खुद ही लेती आऊँगी। ऑफिस के सामने जो ढाबा है वो काफ़ी अच्छा बनाता रहता है, पर बिरयानी वेज ही होगी, समझ लो। इससे ज़्यादा मैं मेहनत नहीं करने वाली तुम्हारे बॉस के लिए। पता है बाबा, जब से तुम पेटा क्लब की मेंबर बनी हो तब से नॉनवेज ना खाती हो और ना ही बनाती हो। मेरी मर्जी हो तो मैं बाहर से खा सकता हूँ, ठीक? शशि की बात पर मैं फिर से हंस दी। मुझे पता था आजकल शशि की खास मीटिंग चल रही है जिसमें कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं। ऑफिस से निकलकर मैंने जहांगीर ढाबे से सब लोगों के लिए पराठे लिए, फिर टेम्पो कर लिया। बस करती तो काफ़ी देर हो जाती खाना बनाने में। घर पहुंचकर ताला खोला और हाथों का सामान लिए अंदर किचन में पहुंची। फिर जल्दी जल्दी साड़ी उतार कर गाउन पहन लिया। फ्रिज खोला तो दही, उबले आलू, लहसुन अदरक का पेस्ट पहले से ही तैयार रखा था। इतना मैं अक्सर तैयार रखती हूँ। घड़ी में मैंने समय देखा, 7 बज चुके थे। बाथरूम में जाकर मैंने पहले हाथ मुंह धोए, फिर कपड़ों की अलमारी खोली। उसके बाद लाल ऑफ वाइट साड़ी पर खुद मेरा हाथ चला गया। यह रंग मुझ पर खूब फपता है। वैसे भी हर औरत अपनी सुंदरता की चमक दूसरों की आंखों में देखना ही चाहती है। मैंने वही अपनी मनपसंद साड़ी पहन ली, बालों का जूड़ा बनाकर होठों पर हल्की सी लिपस्टिक भी लगाती, फिर कपड़े की अलमारी में रखा अपना मनपसंद परफ्यूम लगाया। सब कुछ बिल्कुल तैयार था। तभी डोरबेल बजी। सामने शशि खड़ा था और साथ में 2 लोग और भी थे। सॉरी डियर, आने में कुछ देर हो गई। अंदर आने की इजाज़त तो है ना? अरे क्या बोल रहे हो, साथ में कोई है तुम्हारे? मैंने शशि को ध्यान से घूरा। जिया, इनसे मिलो, हमारे बॉस मिस्टर दीपक राय, और ये मेरे ऑफिस में मेरे कलीग मिस्टर सुब्रतो, और सर ये है मेरी वाइफ जिया। मैं मानो आसमान से गिरी। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे सामने दीपक खड़ा था। जीवन में कभी भी दीपक मुझे इस रूप में मिलेगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन जीवन का बहुत बड़ा सच, सबसे बड़ा सच मेरे सामने था। क्या हो गया? शशि ने मुझे टोका। नमस्ते मिस्टर रॉय। मैंने बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़े और बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से यही शब्द निकले। उनका औपचारिक स्वागत करके मैं अंदर जल्दी जल्दी भाग कर आ गई। रसोई में आकर अपनी बेकाबू सांसों पर मैंने काबू पाने की बहुत कोशिश की। कैसे सामना करूं मैं उस आदमी का जिसने जीवन में सिर्फ मुझसे ही प्यार किया था, और मैंने हमेशा ही उसकी चाहत को बड़ी ही बुरी तरह से ठुकराया था और रौंद भी दिया था, जिसके जिक्र से भी मुझे एक लिजलिजेपन का एहसास होता था। आज वही व्यक्ति मेरे पति का बॉस है। तभी शशि की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। अरे भाई, कहाँ रह गई, यहाँ आ जाओ। हाथों में ट्रे पकड़े हुए मैंने शशि को आवाज़ दी। मेरी शक्ल देखते ही शशि बुरी तरह से घबरा गए।
क्या हुआ जिया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे क्यों लग रही हो तुम? हाँ बस यूं ही ज़रा सा चक्कर आ गया था। अरे जिया, यहाँ आ जाओ, बैठो आराम से। खाना खाने में अभी काफ़ी वक्त है। बाज़ार से कुछ लाना है तो मुझे बता दो, मैं खुद ही मैनेज कर लूँगा। नहीं, सब कुछ तैयार है। मैंने जब ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास किया, उनके बॉस को बुरा न लगे। शशि मेरा गाल थपथपा कर चले गए और मैं वहीं पलंग पर धप से बैठ गई। मेरी नम आंखों में अतीत नाच उठा था। मुझे सारी पुरानी कॉलेज की बातें ही याद आ गईं। कॉलेज में मुझसे 2 वर्ष सीनियर था दीपक। काला रंग, धनाशय, बाहर को निकले हुए दांत और दुबला पतला शरीर। ढीली ढाली पैंट शर्ट में वह हमारे ग्रुप में कार्टून दिखता। पढ़ने में ज़रूर होशियार था वह। एक बार रैगिंग के दौरान सीनियर से बचाया था उसने मुझे। मैंने हौले से मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया था। मैं इस बात से अनजान थी कि धीरे धीरे दीपक मुझे चाहने लगा है। मैं कॉलेज में जहाँ से भी गुजरती, उसकी आंखें अनजाने में या जाने मेरा पीछा करती रहती। कॉलेज के वार्षिक उत्सव में हम दोनों ही एक साथ प्रथम आए थे। मुझसे हाथ मिलाकर वह मुझे विश करने आया था। मैंने बस हाय और सेम टू यू कहकर जल्दी से उससे पीछा छुड़ा लिया था। लड़कियां और मेरी सहेलियां लगातार मुझे छेड़ती रहती। जिया, तेरा मजनू तो लैला की तरह काला और तू हीर की तरह गोरी है। लेकिन 1 वर्ष बीतने पर भी दीपक की वही प्रतिक्रिया रही। वह जिन नज़रों से मुझे देखता, उनमें मासूमियत एवं बेचारगी भरी होती थी। वह लगातार मेरा पीछा करता रहता। एक दिन कॉलेज के खाली पीरियड में मैं जब लाइब्रेरी में बैठी थी, कोई नोट तैयार कर रही थी, वह मेरे पास आया मुझे अकेला देखकर और बड़ी ही मासूमियत से कहने लगा, जिया, मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारा इंतज़ार करना चाहता हूँ। मैं तो जैसे आसमान से आ गिरी। मैंने ऊपर से नीचे तक उसे ध्यान से देखा और घूरा और फिर ज़ोर से हंस पड़ी। डोंट बी सिली मिस्टर दीपक, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? हाँ जिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या जीवन के सफ़र में मेरी साथी बनोगी? मैं अभी शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। शादी मेरे सेटल होने के बाद ही होगी। बस अब मुझे केवल अपनी हामी दे दो। मुझे यह सुनकर बड़ा क्रोध आ गया। सुनो मिस्टर दीपक, ये मेरा बीएससी का आखिरी तीसरा वर्ष है। उसके बाद मुझे अपना करियर भी बनाना है, तो शादी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और हाँ, रही आपसे शादी करने की बात, तो शायद कोई अंधी ही होगी जो आपसे शादी करेगी। क्रोध से भरी मैं वहाँ से उठकर चली गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। दीपक के चेहरे की बेचारगी देखने के लिए मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकी। दीपक का वह आखिरी साल था। पेपर देखकर वो वहाँ से चला गया था। फिर मुझसे कभी भी नहीं टकराया। न मैंने ही जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। बीएससी के बाद मैंने नौकरी कर ली और 2 वर्ष बाद ही मेरे माँ बाप ने मेरी शादी शशि से करवा दी थी। जिया, क्या हुआ? शशि वही कमरे में खड़ा होकर मुझे पुकार रहा था। मैं घबरा कर उठ खड़ी हुई। कुछ नहीं, बस यूं ही ज़रा आँख लग गई थी। खाना लगाऊं क्या? श्योर। हाँ, पराठे तो तुम ले आई हो ना? हाँ हाँ, बस अभी गर्म कर देती हूँ माइक्रोवेव में। मैं चुपचाप खाना मेज़ पर लगाने लगी। खाना बेहद स्वादिष्ट था, यह सुब्रतो ने कहा था। दीपक तो चुपचाप खाना खा रहा था और मैं उसे ध्यान से देख रही थी, चुपके चुपके। मैं धीरे धीरे सर्व करती रही। वे लोग राजनीति पर बात कर रहे थे। नई और पुरानी साझा सरकारों पर चर्चा होती रही थी। खाने के बाद सुब्रतो ने बाथरूम पूछा तो शशि उसे बाथरूम दिखाने चला गया। अब कमरे में केवल दीपक और मैं थे। दीपक हाथ धो चुका था और जेब में हाथ डाले खड़ा था। अभी तक नाराज़ है मुझसे? नहीं जिया, गलती तुम्हारी नहीं थी। हर कोई शादी करने से पहले सुंदरता ही चाहता है, लेकिन तुम कुरूप होती तब भी मैं तुम्हें इतनी शिद्दत से ही चाहता। यह मैं तुम्हें तभी भी बता देता और अब भी कहता हूँ। दीपक, तुम्हारा परिवार, मेरा मतलब तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ हैं? दीपक हंसा। तुम्ही ने तो कहा था जिया कि मुझसे कोई अंधी लड़की ही शादी करेगी। अब अगर मैं अंधी लड़की लाऊं तो उसकी देखभाल कौन करेगा भला? इससे अच्छा मैंने सोचा कुंवारा ही मर जाऊं, जैसे तुम चाहती थी। तभी वहाँ पर शशि कमरे में आ गए। अरे जिया, तुम्हें नहीं पता, हमारे दीपक जी अभी तक कुंवारे हैं।
कोई लड़की बताओ ना इनके लिए। मैं ज़बरदस्ती होठों पर मुस्कुराहट ले आई और क्या कहती। रात में मैंने शशि को फिर से कुछ ज़्यादा कुरेदा। ये तुम्हारे बॉस अभी तक कुंवारे क्यों हैं? क्यों भाई, तुम्हारा इरादा तो नेक है ना? ऐसा क्यों पूछ रही हो उनके बारे में? शशि ने मुझे फिर से छेड़ दिया। शशि की बात पर मैं जबरन हंस दी। इसके बाद न कभी दीपक हमारे घर पर आया और ना ही उसका कभी जिक्र ही हुआ। समय इसी तरह लगातार भागता रहा। साल के अंदर ही शशि का तबादला मुंबई हो गया और हम दिल्ली से मुंबई आ गए। वहाँ व्यवस्थित होने में हमें कुछ समय लग गया। 4 साल के अंदर ही निकिता और तरु पैदा हो गए थे। मैं भी वहीं एक कंपनी में लग गई क्योंकि बच्चों के जन्म के समय मैंने जो पहली वाली नौकरी थी वह छोड़ दी थी। अम्मा पापा पटना में ही थी। इतनी दूर से यहाँ आने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। घर भी ज़्यादा दिनों तक नहीं छोड़ सकते थे। मेरी माँ भाई भाभी के पास बेंगलोर में ही थी। एक लंबे समय तक कैसे कोई आकर मेरा परिवार संभालता? यह सब पॉसिबल नहीं होता आजकल। ऐसा संभव ही नहीं था। 8 वर्ष बीत गए थे। उस साल बेस्ट सेलिंग के लिए शशि को कंपनी की तरफ से अवार्ड दिया गया था। यह अवार्ड उन्हें मलेशिया में मिलना था और पूरा फंक्शन वहीं पे सेट किया हुआ था। टिकट हम दोनों को ही दिया गया था। मैं बेहद खुश थी, पहली बार इंडिया से बाहर घूमने पे। पूरे 10 दिन का ट्रिप था। हमारी फ़्लाइट मुंबई से ही थी। कंपनी की गाड़ी हमें लेने आई थी। बच्चों को हमने बेंगलोर माँ के पास भेज दिया था। फ़्लाइट थोड़ी सी लेट थी। समय बिताने के लिए हम यूं ही यहाँ वहाँ टहलने लगे। हमारे कुछ शुभचिंतक जो हमें छोड़ने आए थे उन्हें हमने वापस भेज दिया था। तभी एक स्वर पर चौंक कर हमने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ पर दीपक खड़ा था। शशि जी, आप यहाँ? शशि ने भी चौंक कर देखा था कि न जाने और कौन है। दीपक बहुत पहले ही कंपनी छोड़कर जा चुका था, ऐसा शशि ने मुझे बता दिया था। शशि ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ दीपक का स्वागत किया। हाँ, हमारी अभी यहीं से फ़्लाइट है। कंपनी ने मुझे अवार्ड के लिए चुना है। बधाई हो, सुना था मैंने। सॉरी, लेकिन तुरंत आपको विश नहीं कर सका था, बहुत बिजी था मैं। पैसा और रुतबा हर इंसान को नई चमक दे ही दे देता है। यह दीपक को देखकर मैं समझ गई थी। दीपक आज का व्यक्तित्व सालों पीछे छोड़े छोड़े दीपक से कहीं भी मेल नहीं खा रहा था। कहाँ वह आंखों पर मोटा चश्मा लगाए ढीली ढाली पैंट पहनने वाला लड़का, और कहाँ आज ग्रे कलर के सूट में उसका निखरा हुआ भारी भरकम व्यक्तित्व। उसकी आंखों से आत्मविश्वास पूरी तरह से झलक रहा था। इसी बीच मेरी नज़र दीपक के बगल में खड़ी हुई एक अंग्रेज़ महिला पर पड़ी। बेहद तीखे नैन नक्श और सलीके से पहने हुए वस्त्र। वह मुस्कुराते हुए हमारी बातें सुन रही थी। कौन हो सकती है ये लड़की? मेरे मन में लगातार यही विचार चल रहा था। उसे देखने से तो लग रहा था कि वह दीपक के साथ ही है। मीट माय वाइफ हेली। मैं जैसे चौंक पड़ी। तो क्या आदित्य की शादी हो गई, वह भी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ? 8 वर्षों में मैं अपने फैले शरीर से हेली की तुलना करने लगी। वह आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आई। शशि ने उससे हाथ मिलाया, पर जाने क्यों मैं ऐसा भी न कर सकी। मुझे खुद को देखकर बड़ा ही शर्म आ रहा था। मैं खुद को असहज महसूस कर रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से सिर्फ नमस्ते ही कर पाई। आपने शादी कब की? शशि ने उससे पूछा। 4 वर्ष पूर्व। मैंने तो सोच लिया था कि शायद मुझसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। ऐसा किसी ने मुझसे कहा भी था कि कोई अंधी ही मुझसे शादी करेगी। मैं वहीं पर अपनी सांस रोके शर्मसार शांत वहीं पर नज़रें झुकाए खड़ी थी। लेकिन हेली के प्यार ने मुझे परास्त कर दिया। जाने इसमें मुझ में क्या दिखा जो इसने मुझे अपनाया, इतना सारा प्यार दिया। हेली मुस्कुराकर दीपक के सीने से लग गई। अचानक मुझे एक झटका सा लगा। सालों पहले अपनी कही बात मुझे अब याद हो गई। क्या दीपक आज तक इस बात को दिल से लगाए बैठा है? मेरी आंखें शर्मिंदगी से वहीं पर झुक गई। ठीक है, मैं उसे प्यार न करती, ठीक है, पर उस पर कटाक्ष तो कम से कम ना करती। इसका तो अधिकार भगवान ने किसी के लिए किसी को नहीं दिया।
दीपक बता रहा था कि आजकल वह जेनीवा में है। हेली जेनीवा विश्वविद्यालय में प्रवक्ता है। सुंदरता एवं कुरूपता का यह सुंदर मिलन न मैंने कभी देखा था और ना ही सुना था। दीपक आंखों में ढेर सारा प्यार लिए हेली को लगातार निहार रहा था। जाने क्यों आज अपनी नज़रों में मैं खुद को बहुत ज़्यादा छोटा महसूस कर रही थी और बहुत ही कुरूप। आज मेरी सुंदरता मेरा मजाक उड़ा रही थी। मेरा पूरा घमंड चूर चूर हो गया था। जिंदगी का कड़वा सच मेरी आंखों के सामने था, सीधा, सरल और सच्चा। मेरी खूबसूरती से कई कई गुना ज़्यादा खूबसूरत। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हमें अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अब कहानी अच्छी लग गई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तो सब्सक्रिप्शन बनता ही है, तब फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।